निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, रब जाने लाहौर आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। ठोक दो सारे बच्चे लाइक भाई। हाँ जी, क्या हाल चाल है? और ठोक दो लाइक, ठोक दो, शेयर कर दो, और साथ में थोड़ा थोड़ा डांस जीएसटी के साथ। जीएसटी का त्रिशूल बैच क्लास नंबर 16। जीएसटी समझ रहे हैं विद वीजी सर, सप्लाई का चैप्टर। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली। जट अमला पागल, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। की जुल्फों की, ठोक दो सारे बच्चे लाइक। मैं बिस्तर डाल के सो गया हो, जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक सब सिग्नल मैं मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़, एक मोड़ आया। मैं उथे दिल छोड़ आया। बस एक नजर उसने देखा, बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर, क्या जाम था उसका रब जाने, मुझको हाजे की ही लगी। मैंने देखा एक सपना, संग उसके नाम अपना मैं जोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल है भाई? मैं दिल ओ बढ़िया ओ हंस भी लिया करो कदे। क्यों इतने उदास उदास रहते हो तुम, ये बताओ? कोई जिंदगी में गम है क्या तुम्हारी? सारे बच्चे बोलो हो हो। तो हंस लिया करो, हंस लिया करो मेरे काको, हंस लिया करो। कुछ नहीं पिया, टेंशन लेके कुछ नहीं मिलना। ए वाला हिस्सा ना भर जाना है, टेंशन लेके नहीं मिलना कुछ। बिना टेंशन तो ही मिलना है सब कुछ। टेंशन नहीं लई दी, हंस के दिखाओ। हंसो, ऐसे हंसो, ऐसे हंसो। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तन्वी, गुड इवनिंग महारुद्र, गुड इवनिंग खुशबू, गुड इवनिंग झलक, गुड इवनिंग आदित्य, वेरी गुड इवनिंग मुस्तफा, शैली, भाग्यश्री, सागर, अक्षत। ओए क्या बात है अभय, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे लाइक का बटन ठोक दो, ठीक है जी। सारे बच्चे लाइक का बटन ठोकेंगे और फटाफट से आ जाओ, अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमने सप्लाई का चैप्टर अपना स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारी जीएसटी का त्रिशूल बैच की क्लास नंबर 16 है और कल वाली क्लास में जो हमने कंप्लीट किया, आई थिंक कल वाली क्लास में 7.1b हमने एक बार देख लिया था और 7.1b की इंटरलिंकिंग हमने की थी 7.1c पैरा 4 के साथ। फिर 7.1b और 7.1c में दोनों में क्या डिफरेंस है हमने वो चेक किया था। फिर कुछ बातें आपको मैंने घर से होमवर्क दी थी। अब मुझे पता नहीं वो आप होमवर्क करके आए हो नहीं आए, बट अगर नहीं करके तो भी एक बार वो सारी की सारी बातें हम यहां पे देखने जा रहे हैं। चलो आ जाओ मेरे दोस्तों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च, मेरे बैंगनी कलर के बच्चों, फटाफट से आ जाओ जी। ओ पाजी तुसी ग्रेट हो, ओ पाजी तुसी भी ग्रेट हो।
तुसी बहुत ग्रेट हो और तुसी छोटे छोटे और कटहल कलर दे बच्चे हो। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से आ जाओ। इधर देखो प्लीज, बातचीत नहीं करनी। ना 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 मेरे बच्चे, बातचीत नहीं करनी। ना 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 ना। अच्छा आपने शेयर किया इसको? नहीं किया तो एक शेयर का बटन होगा, जल्दी दबाओ, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दो, और जो भी तुम्हारे व्हाट्सएप पे 3-4 ग्रुप हैं उसमें डाल दो, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो, लाइक ठोक दो, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट कर देना। ठीक है, चलो अब यहां पे एक बार सारे के सारे फटाफट से आ जाओ। हाँ वीजियो वीजियो, बिल्कुल जी वीजियो। चलो अब यहां पे एक बार फटाफट से आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब लास्ट क्लास में हमने 7.1b और 7.1c इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार वो डिफरेंस हमने समझा था, एक बार फटाफट से वो देख लेते हैं। सारे के सारे बच्चे मेरे को ये बता दें जी। हाँ जी भाई साहब, इधर सारे के सारे बच्चे मेरे को ये बता दें, 7.1b की अगर बात करूंगा तो 7.1b में कौन से काम कवर होते हैं जी? तो 7.1b में इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले काम कवर होते हैं। अब अगर मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करूंगा तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में 7.1b में विद कंसीडरेशन वाले काम आते हैं। याद करो मैंने कहा था 7.1b में एक कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है, अगर बदले में कंसीडरेशन है, चाहे वो इन द कोर्स में है या वो नहीं है, वो हर केस में 7.1b में सप्लाई बन जाएगा। ये सारी बातें हमने 7.1b में की थी। फिर अगर मैं 7.1c की बात करूंगा तो 7.1c में क्या लिखा था? अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की है, वो सर्विस विदाउट कंसीडरेशन में है, सर्विस लेने वाला कोई भी हो, बट सर्विस देने वाला या तो रिलेटेड पार्टी होना चाहिए या हमारी ही कोई एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, और वो सर्विस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में अगर होगी तो वो काम 7.1c में सप्लाई बनेगा, नहीं तो वो काम 7.1c के पैरा 4 में सप्लाई नहीं बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं जी। अनाउंसमेंट करूंगा, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करूंगा जी। इधर देखो एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। इधर देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ये आपके सामने 7.1b है जी। तो यहाँ पे 7.1b इंपोर्ट ऑफ सर्विस का है, ये भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। यहाँ पे बाय एनी पर्सन, यहाँ पर बाय एनी पर्सन, यहाँ पर फ्रॉम एनी पर्सन, यहाँ फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, यहाँ पर फॉर कंसीडरेशन, यहाँ पर विदाउट कंसीडरेशन, यहाँ पर वेदर और नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और यहाँ पर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की बात होगी। ये सारी की सारी बातें हमने कल वाली क्लास में डिस्कस की थी। अब यहां तक कल वाली बातें कंप्लीट करने के बाद ना, अब सबसे मेन पॉइंट ये निकल के आ रहा था कि सर जो ये रिलेटेड पार्टी वर्ड है, इस रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आएगा। अब देखो अभी इतना समझो कि रिलेटेड पार्टी में ना बहुत सारे लोग आते हैं। अब कौन से लोग आएंगे वो जब हम वैल्यूएशन का चैप्टर करेंगे सेक्शन नंबर 15, वो सारी डिटेल की बातें वहां पर है। बट अभी बता रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म के सभी पार्टनर जो होते हैं वो आपस में रिलेटेड पार्टी होते हैं, पहली बात तो ये। फिर अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो होते हैं वो भी आपस में रिलेटेड पार्टी होते हैं, दूसरी बात ये। फिर अगर किसी पर्सन का किसी कंसर्न में अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब 20% या उससे ऊपर की वोटिंग पावर है, तो उसको भी हम रिलेटेड पार्टी वाली कैटेगरी में कवर कर सकते हैं। फिर रिलेटेड पार्टी के अंदर फैमिली भी आती है। अब फैमिली में कौन कौन आएगा एक बार यहां पे चेक करो। देखो रिलेटेड पार्टी में फैमिली भी कवर होगी। अब फैमिली में कौन कौन आएगा, तो वो कह रहे हैं फैमिली मींस, तो फैमिली में आपकी स्पाउस भी कवर हो रही है, चिल्ड्रन भी कवर हो रही है, स्पाउस और चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन एंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर ऑफ द पर्सन इफ दे होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन। मतलब बच्चे, और ध्यान रखना बच्चे और बीवी, मतलब बीवी और बच्चे हमेशा अच्छे, चाहे वो डिपेंडेंट हो या ना हो, ठीक है, वो हमेशा मेरी फैमिली का पार्ट बनेंगे। बट मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, वो तब मेरी फैमिली का पार्ट बनेंगे अगर वो डिपेंडेंट होंगे तो मेरी फैमिली में कवर होंगे, नहीं तो फैमिली में कवर नहीं होंगे। अब एक बात मेरे को बताना, क्या मेरे फादर इन लॉ फैमिली का पार्ट बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्या मेरी मदर इन लॉ फैमिली का पार्ट बनेगी? नहीं बनेंगे। क्या मेरा साला मेरी फैमिली का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। इनकम टैक्स में रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन अलग है और यहां पर डेफिनेशन अलग है जी। यहां पर फैमिली में बस यही लोग कवर होंगे और ऑलमोस्ट पूरे जीएसटी में फैमिली का मतलब सेम है, बस ये पर ध्यान दो। तो एक बार सारे बच्चे बोल दो फैमिली में कौन कौन आएगा, स्पाउस और चिल्ड्रन, चाहे वो डिपेंडेंट हो या ना हो, हमेशा मेरी फैमिली का पार्ट बनेंगे। बट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये फैमिली का पार्ट तब बनेंगे अगर ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो फैमिली में कवर होंगे, नहीं तो ये फैमिली में कवर नहीं होंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे सबसे मेन पॉइंट यहां पे क्या निकल के आ रहा है, सबसे मेन पॉइंट है इस डायग्राम को समझना। अब बहुत ध्यान से इस डायग्राम को समझना, क्योंकि अगर आपने डायग्राम समझ लिया ना, फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप गलती नहीं करके आओगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं जी। अब एक बार यहां पे चेक करना है इस डायग्राम के अंदर क्या है जी। अब ये डायग्राम के अंदर 7.1b
और 7.1c का पैरा 4 जो है ना, इसको हमने कंबाइन किया हुआ है। जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे उनके नोट्स में डायग्राम होगा। इस डायग्राम पर हमने रेगुलर बैच में काफी टाइम लगाया था, बट अब हमारी रिवीजन क्लास है तो मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी से इसको समझाने की, इस डायग्राम के अंदर हमने किया क्या था। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से चेक करना। अब यहां पे चेक करो, फॉर एग्जांपल मान लो ये आउटसाइड इंडिया है और ये आपका इंडिया है। अब अगर ये आउटसाइड इंडिया है और ये इंडिया है, तो मान लो बाहर से आपने क्या किया, एक सर्विस इंपोर्ट की है। अब सोच के बोलो, जब भी कोई पर्सन सर्विस इंपोर्ट करेगा ना, उसके दो केस होंगे, या तो वो सर्विस इंपोर्ट की होगी विद कंसीडरेशन में, और या वो सर्विस इंपोर्ट की होगी विदाउट कंसीडरेशन में। अब अगर वो सर्विस मान लो आपने इंपोर्ट की है विद कंसीडरेशन में, तो उसके दो केस होते हैं, या तो वो सर्विस होगी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और या वो सर्विस होगी नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब अगर वो सर्विस चाहे वो इन द कोर्स में है या वो नॉट इन द कोर्स में है, सर्विस लेने वाला बाय एनी पर्सन, और यहां पर भी बाय एनी पर्सन, फिर यहां पर फ्रॉम एनी पर्सन, यहां पर फ्रॉम एनी पर्सन। रीजन, अगर सर्विस आपकी विद कंसीडरेशन में है तो लेने वाला कोई भी हो और देने वाला कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता, बस ये पर ध्यान दो। अब जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव मेरे सामने बैठे हैं, सारे के सारे बच्चे मेरे को आंसर बता दें। अगर मैंने सर्विस इंपोर्ट की है, हेलो भाई साहब, ओए ओ गबे, हेलो गबे, इधर जिन लोगों ने भी ध्यान सुना मेरी बात को, अगर सर्विस इंपोर्ट की है, अगर विद कंसीडरेशन में है, चाहे वो इन द कोर्स में हो या वो इन द कोर्स में ना हो, क्या दोनों केस में सप्लाई बनेगी नहीं बनेगी? बिल्कुल सप्लाई बनेगी। तो इस वाले केस में ये वाला पॉइंट जो है वो यहां पर सप्लाई बनेगा और ये वाला पॉइंट यहां पर सप्लाई बनेगा, दोनों केस में सप्लाई बन जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये दोनों केस में सप्लाई बनेगा। अच्छा, किस सेक्शन में सप्लाई बनेगा? ये सप्लाई बनेगा सेक्शन 7(1)(b) में। दोबारा बोलो, किसमें सप्लाई बनेगा? सेक्शन 7(1)(b) में। और 7(1)(b) किस एक्ट का है? CGST का। तो देखो यहां पर क्या लिखा है जी, ये सप्लाई बनेगा 7(1)(b) CGST एक्ट में। ये दोनों काम जो होंगे वो सप्लाई बन जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब मेरा पूरी क्लास से बस ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है, अगर ये दोनों काम मेरे 7(1)(b) में सप्लाई बनेंगे तो सोच के बताना, ये काम इंट्रा स्टेट सप्लाई बनेगा या काम इंटर स्टेट सप्लाई बनेगा? मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आज वाली क्लास मुझे प्राइवेट करनी पड़ेगी, मेरे को समझ में आ गया जी, ठीक है जी। और ये बार बार मत कहना सर इसको प्राइवेट मत करना, मैं आपसे माफी चाहता हूं। आज वाली क्लास 100% प्राइवेट हो जाएगी, क्योंकि अगर आप सिंसियर नहीं हो पढ़ने के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चे लाइव आ रहे हैं उन्हीं को ही बेनिफिट मिलना चाहिए, जो लाइव नहीं आ रहे क्योंकि वो बहुत बिजी हैं, उनके पास बहुत सारे काम हैं, तो कोई बात नहीं, हमारे पास भी बहुत सारे काम है। भाई आप भी तो लाइव आके बैठे हो ना, तो आपको भी तो काम होंगे, तो भी आप लाइव आके बैठे। मेरी भी तबीयत खराब है, मेरी फैमिली में मेरे बहुत अर्जेंट काम है, फिर भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो मैं भी लाइव लेकिन, तो जो लाइव ले रहे हैं उनके मजे होंगे, और जो लाइव नहीं ले रहे ऐसे की तैसे फिर आज वाली क्लास हम प्राइवेट कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो आगे उनको सर थोड़ा सा उनको पता लगना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैंने कहा ना कि ये बैच फ्री में नहीं है, फ्री का मतलब ऐसा नहीं होता, फ्री का मतलब होता है अटेंशन चाहिए होती है, यहाँ पे आके बैठना होता है। चलो अब मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बताओ, अब अगर ये सप्लाई मेरी, सोच के बोलना, अगर ये सप्लाई मेरी मान लो 7(1)(b) में सप्लाई बन जाती है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले काम को इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे या इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे, बस ये बता दो जी। अगर मैंने सर्विस इंपोर्ट की है तो ये वाला काम मेरा इंट्रा स्टेट सप्लाई बनेगा या इंटर स्टेट सप्लाई बनेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला काम जो होगा वो इंटर स्टेट सप्लाई बनेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं बनेगा। हम सब जानते हैं कि इंपोर्ट वाले काम को इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। तो चेक करो, ये देखो इसने क्या बोला जी, ये वाला काम जो है इंटर स्टेट सप्लाई बनेगा, और ये इंटर स्टेट सप्लाई बनेगा सेक्शन 7 ऑफ IGST में। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये सप्लाई बनेगा सेक्शन 7 CGST में, ये सप्लाई बनेगा इंटर स्टेट सप्लाई बनेगा सेक्शन 7 IGST। अपने आप बता दो, ये भी सेक्शन 7 है और ये भी सेक्शन 7 है, कोई बताएगा दोनों के सेक्शन 7 में क्या फर्क है? सप्लाई बनेगा सेक्शन 7 CGST में, इंटर स्टेट सप्लाई बनेगा सेक्शन 7 IGST में, दोनों के अंदर बस ये फर्क है। मैं दोबारा बोलूंगा, सप्लाई बनेगा सेक्शन 7 CGST में, इंटर स्टेट सप्लाई बनेगा सेक्शन 7 IGST में, तो दोनों के सेक्शन अलग अलग हैं। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर ये काम इंटर स्टेट सप्लाई बनेगा तो इंटर स्टेट सप्लाई पर GST कौन सा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है IGST लगेगा। भाई अगर मान लो मेरी कोई भी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो इंटर स्टेट सप्लाई पर GST कौन सा लगेगा? IGST लगेगा। तो यहां पर चेक करो, यहां पर GST की लायबिलिटी यस, और कौन सा GST लगेगा? IGST लगेगा। बट अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना चाहिए। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये, ध्यान सुनना, एक सर्विस मैंने बाहर से इंपोर्ट की है। हेलो भाई साहब, ओए ओए हेलो, इधर क्वेश्चन, एक सर्विस मैंने बाहर से इंपोर्ट की है
और वो सर्विस मैंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट की है, बट उसके बदले में कंसीडरेशन है। मैं दोबारा बोलूंगा, एक सर्विस मैंने बाहर से इंपोर्ट की है और उसके बदले में कंसीडरेशन है, तो क्या वो सर्विस सप्लाई बनेगी? यस, सप्लाई बनेगी, क्योंकि अगर सर्विस के बदले में कंसीडरेशन है, चाहे वो इन द कोर्स में हो या ना हो, हर केस में सप्लाई है। बट एक बात मेरे को बताना, आपको नहीं लग रहा कि अगर ये काम सप्लाई बनेगा, इस पे हम जीएसटी लगा देंगे तो यहां पे जीएसटी लेने में दिक्कत आएगी? क्योंकि अगर मान लो पर्सनल पर्पस के लिए मैंने कोई भी सर्विस ली है और पर्सनल पर्पस की सर्विस पर अगर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कर देंगे तो कहीं ना कहीं जीएसटी लेने में दिक्कत आएगी। तो याद करो, मैंने कहा था जीएसटी में एक हमारे एग्जम्पशन लिस्ट भी होती है। अब एग्जम्पशन लिस्ट ये बात कहती है कि अगर कोई सर्विस आपने इंपोर्ट की है और वो सर्विस नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है, तो वो सारी की सारी सर्विस हम जीएसटी में एग्जम्प्ट कर देंगे, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। माना ये सप्लाई है, मैं ये नहीं कह रहा सप्लाई नहीं है, सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई है, बट गवर्नमेंट के इस पे जीएसटी हम कलेक्ट नहीं करेंगे, जीएसटी एग्जम्प्ट है, सिंगल पैसा भी आपको जीएसटी पे नहीं करना अगर ये सर्विस नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है। बस ये पर ध्यान दो। तो चेक करो, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ जी, इधर देखो ध्यान से। तो यहां पर इस पे कोई जीएसटी पे नहीं करना, नो सिंस जीएसटी इज एग्जम्प्ट। बट एक सर्विस याद करो, मैंने क्लास में कहा था, एक सर्विस ऐसी होती है जो नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होगी तो भी वो सर्विस टैक्सेबल है। मेरे को रेगुलर बैच वाले बच्चे आंसर लिख के बताएं वो सर्विस कौन सी है जी। याद करो वो सर्विस कौन सी है, उस सर्विस का नाम था OIDAR की सर्विस। दोबारा बोलो, सर्विस का नाम क्या था? OIDAR। OIDAR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस। इट मींस आज हम जितना भी ऑनलाइन डेटा एक्सेस कर रहे हैं, जो भी ऑनलाइन हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं, जो भी ऑनलाइन हम डेटा डाउनलोड करते हैं, तो वो OIDAR की सर्विस जो है गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि वो सर्विस जो है ना वो टैक्सेबल होगी, चाहे वो नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में क्यों ना हो। तो सारी की सारी सर्विस एग्जम्प्ट है, बट एक सर्विस ऐसी है OIDAR की सर्विस जो जीएसटी में टैक्सेबल है, चाहे वो नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में क्यों ना हो। अच्छा एक बात मेरे को और बताओ, अब इस सर्विस को छोड़ के सारी सर्विस जो है वो एग्जम्प्ट है, ये वाली सर्विस टैक्सेबल है। याद है मैंने कहा था कि जीएसटी में एक चैप्टर हम डिस्कस करेंगे आरसीएम का। उस आरसीएम के अंदर मैंने कहा था कि एक सर्विस हमारी होती है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में दिक्कत क्या आती है? सप्लायर बाहर का है, रिसीवर इंडिया का है, तो सप्लायर से जीएसटी लेने में दिक्कत आती है। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा था कि वहां पर हम रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल करेंगे। तो चेक करो जी, अब यहां पे पहले वाले केस में अब गवर्नमेंट कहते हैं इस केस में जो जीएसटी देना पड़ेगा वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना पड़ेगा, और रिसीवर जो होगा वो यहां पे जीएसटी पे करेगा, सप्लायर जीएसटी पे नहीं करेगा जी। इस केस में रिसीवर हमें जीएसटी पे करेगा, इस केस में सप्लायर जीएसटी पे नहीं करेगा। बट जो सेकंड केस है जहां पे OIDAR की सर्विस टैक्सेबल है, उस सर्विस पे गवर्नमेंट कह रही रिवर्स चार्ज नहीं है, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में सर्विस टैक्सेबल होगी और सप्लायर जीएसटी पे करने के लायबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। तो यहां पर एक बार चेक करो, देखो यहां पे सप्लायर लायबल है अंडर फॉरवर्ड चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब OIDAR सर्विस वालों को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, उस बेस पर वो जीएसटी पे करने के लायबल होंगे। वो सारी की सारी बातें यहां पे लिखी हैं। सर आप ना एक बार ऐसा करो, हमें दोबारा से ना ये पूरा बताओ आपने क्या बताया। देखो भाई, हेलो भाई साहब, सारे के सारे बच्चे सीधा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इधर देख लो भाई, हेलो ओए इधर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस दो केस, विद कंसीडरेशन विदाउट कंसीडरेशन। विदाउट वाले को छोड़ दो, विद कंसीडरेशन। विद कंसीडरेशन में दो केस, या तो वो इन द कोर्स या वो नॉट इन द कोर्स। इन द कोर्स या नॉट इन द कोर्स, दोनों केस में सप्लाई है, दोनों केस में इंटर स्टेट सप्लाई है। बट पहले वाले केस में जीएसटी लगेगा, इन द कोर्स वाले केस में लगेगा, नोट इन द कोर्स वाले केस में एग्जम्प्ट है। बट नोट इन द कोर्स वाले केस में एग्जम्प्ट है, बट एक सर्विस टैक्सेबल है। कौन सी? OIDAR की सर्विस टैक्सेबल है, ठीक है। फिर इन द कोर्स वाले केस में जीएसटी देना पड़ेगा और रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना पड़ेगा, मतलब रिसीवर जीएसटी पे करेगा। नोट इन द कोर्स वाले केस में सारी सर्विस एग्जम्प्ट है, बट एक सर्विस टैक्सेबल है, OIDAR की सर्विस। इस केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, इस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और सप्लायर जीएसटी पे करेगा और ऑन द बेसिस ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के बेस पर पे करेगा। ये सारी बातें आपके यहां पे निकल के आती है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब बच्चा ये बात कहता है, सर अगर मान लो ये सर्विस हमने इंपोर्ट की होती विदाउट कंसीडरेशन, उस केस में क्या होता? अब यहां पे चेक करो,
अगर ये सर्विस आपने इंपोर्ट की है विदाउट कंसिडरेशन में, तो अगेन दो केस होंगे, या तो वो इन द कोर्स में होगी या वो नॉट इन द कोर्स में होगी। अब सारे बच्चे बोलते हैं ना, अगर सर्विस नॉट इन द कोर्स में, हेलो भाई साहब, अगर सर्विस नॉट इन द कोर्स में और विदाउट कंसीडरेशन है तो क्या वो काम सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? अपने आप बोल दो बस, सारे बच्चे अपने बोल दो। अगर वो सर्विस विदाउट कंसीडरेशन में है और नॉट इन द कोर्स में है, क्या वो सप्लाई बनेगा? बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। याद करो पैरा 4 में क्या लिखा था? अगर सर्विस विदाउट कंसीडरेशन में है तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना जरूरी है। नॉट इन द कोर्स वाले केस यहां पे सप्लाई नहीं बनेंगे। तो चेक करो जी, इसको तुमने सप्लाई से ही बाहर निकाल रखा है, ये सप्लाई से बाहर है जी। क्लियर है? ये तो सप्लाई से बाहर है। अब यहां पे आ जाओ, अगर वो सर्विस इन द कोर्स में है, अगर वो सर्विस इन द कोर्स में बाय एनी पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी या फ्रॉम हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, या इन दोनों को छोड़ के अपने सर्विस लिया किसी और पर्सन से, फ्रॉम एनी अदर पर्सन। फ्रॉम एनी अदर पर्सन मतलब इन दोनों को छोड़ के आपने कहीं और से सर्विस ली है। अब बस इतना बता दो, अगर रिलेटेड पार्टी या अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, इन दोनों को छोड़ के मैंने कहीं और से सर्विस ली है, क्या वो काम सप्लाई में कवर होगा नहीं होगा? क्या वो काम सप्लाई में कवर होगा नहीं होगा? सारे के सारे लाइव वाले बच्चे मेरे को आंसर देंगे, क्या वो काम सप्लाई में होगा नहीं होगा? ऑब्वियस बात नहीं होगा, क्योंकि सर्विस रिलेटेड पार्टी से लूंगा या अपनी ही किसी एस्टेब्लिशमेंट से लूंगा तब जाके वो सप्लाई में कवर होगा। इन दोनों को छोड़ के कहीं और से लूंगा तो वो सप्लाई में कवर ही नहीं होगा। तो चेक करो, ये भी मैंने यहां से बाहर निकाल दिया जी, ये भी मैंने यहां से बाहर निकाल दिया, ये भी सप्लाई में कवर नहीं होगा। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगर आपने रिलेटेड पार्टी से ली है या अपनी ही किसी एस्टेब्लिशमेंट से ली है, यस वो सप्लाई है। इंटर स्टेट सप्लाई बनेगा। इंटर स्टेट सप्लाई पर क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा और यहां पे लगेगा आरसीएम। ये पूरा डायग्राम आपके सामने यहां पे निकल के आ रहा है। आई होप आपको समझ में आता है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके दोबारा से सुन लेना मैंने क्या बोला। ठीक है ना? हमने पहले रेगुलर बैच के अंदर भी काफी अच्छे से किया हुआ है। होप सो आपने भी एक बार पहले पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो इस डायग्राम को बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला क्वेश्चन बनेगा तो वो इसी डायग्राम के अंदर से बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। सर इसमें लूपहोल है, लोग पर्सनल पर्पस में दिखा के बिजनेस के लिए इंपोर्ट कर लेंगे। कहना आसान है, कुशल करना बहुत मुश्किल है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कस्टम डिपार्टमेंट बीच में आता है, ऑफिसर बैठे होते हैं, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आरसीएम का मतलब होता है, आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें रिसीवर जीएसटी पे करता है। ठीक है, चलो अब यहां पे आ जाओ जी। अब यहां पे इधर देखो ध्यान से, अब ये क्रक्स देखो एक बार। हेलो भाई साहब, एक बार यहां पे चेक करो क्रक्स क्या है। अब क्रक्स देखो 7(1)(b) का क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? अगर सर्विस इंपोर्ट की है और बदले में कंसीडरेशन है तो सर्विस देने वाला कौन हो डजंट मैटर, लेने वाला कौन हो डजंट मैटर, सर्विस लेने का पर्पस क्या हो डजंट मैटर। अगर कंसीडरेशन है तो हर केस में 7(1)(b) में सप्लाई है। ये सिंपल सा क्रक्स निकल के आ रहा है भाई, ये सिंपल सा क्रक्स निकल के आ रहा है। सिंपल सी बात है, अगर 7(1)(b) में कंसीडरेशन है ना, ये हर केस में सप्लाई है। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ये 7(1)(b) का क्रक्स है। 7(1)(c) का क्रक्स देखो जी। अगर सर्विस इंपोर्ट की है और बदले में कंसीडरेशन नहीं है, सर्विस देने वाला कौन है? या तो रिलेटेड पार्टी होगा या मेरी ही कोई एस्टेब्लिशमेंट होगा। लेने वाला कौन है? कोई भी हो सकता है। सर्विस लेने का पर्पस जो है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तब जाके वो 7(1)(c) के पैरा 4 में सप्लाई बनेगा, नहीं तो पैरा 4 में सप्लाई नहीं बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो ये दोनों का क्रक्स निकल के आ रहा है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का लोग कर सकते हैं इसको जी। चलो तो अब जाके फाइनली हमारा 7(1)(b) और 7(1)(c) का पैरा 4 खत्म हो जाता है। अब एक बात मैं बताना, आपको मैंने टोटल कितने पैरा बताए थे 7(1)(c) में? हेलो ओए, हेलो ओ ढोकले, हेलो ओए ढोकले, हाँ तुम्हारी बात कर रहा हूं। 7(1)(c) में टोटल कितने पैरा बताए थे मैंने आपको जी? जल्दी बताओ। 7(1)(c) में टोटल मैंने कितने पैरा बताए थे? 4। नालायक 6 पैरा कौन कह रहा है? सीता डांट खानी है क्या मुझसे? 4 पैरा बताए थे। 7(1)(c) में कितने पैरा थे? 4। अब 7(1)(c) में 4 पैरा थे, कितने पैरा हमने कर लिए जी? जल्दी बोलो, कितने पैरा हमने कर लिए? 1 पैरा हमने कर लिया। कौन सा पैरा हमने कर लिया? पैरा 4 हमने कर लिया। कितने पैरा बैलेंस बचे हैं? 3 पैरा हमारे बैलेंस बचे हैं। वो 3 पैरा बैलेंस कौन कौन से बचे हैं? अब वो आपके सामने है जी। अब यहां पे एक बार आ जाओ जी, देखो यहां पे अदर 3 पैरा ऑफ शेड्यूल नंबर 1
अब सबसे पहला पैरा नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं कि पैरा 1 क्या कहता है। बहुत ध्यान से पढ़ना। यहां पे पैरा 1 कौन सा है? पैरा 1 कह रहा है, देखो पैरा 1 है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, उसको हम सप्लाई बना देंगे। ये पैरा 1 है। एक बार दोबारा से बोलते हैं पैरा 1। पैरा 1 कह रहा है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, तो वो जो होगा ना वो पैरा 1 में सप्लाई है। बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे पैरा 1 में सप्लाई बनने की 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। सेकंड कंडीशन, ट्रांसफर जो है वो परमानेंट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, जिसका तुम ट्रांसफर कर रहे हो उस पे तुमने आईटीसी क्लेम कर लिया हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तब जाके पैरा 1 में सप्लाई बनेगा। अगर सिंगल कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होगी तो पैरा 1 में सप्लाई नहीं बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। अब सारे बच्चे यहां पे इधर देखो ध्यान से। सर अगर कंसीडरेशन ही नहीं है तो जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा? सौरभ, एक चैप्टर हमारा इतना लंबा चौड़ा मेरे भाई वैल्यूएशन का है ना, काहे डाउट लेना। वो हमने चैप्टर वैल्यूएशन का रखा हुआ है, वैल्यूएशन में वैल्यू निकाल लेंगे तो रूल्स बने हुए हैं। तुम उसकी टेंशन मत लो कि कंसीडरेशन नहीं है तो वैल्यू निकालने के प्रॉपर रूल्स बने। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा, वैल्यू कैसे निकलेगी, वो सारी की सारी बातें वैल्यूएशन की है। अभी हम सप्लाई के चैप्टर पे हैं। अब मेरे को सारे बच्चे का आंसर देना जी। भाई साहब, हेलो भाई साहब, एक आंसर देना। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूं, पहले समझो ये क्लोज आया क्यों। थोड़ा सा मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूं ये क्लोज क्यों आया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल ये कि मेरे पास क्या हुआ कि 2-3 बच्चे आए, तो 2-3 बच्चे आए तो बच्चा कहता है गाबा सर। तो मैं कहा हाँ बोलो। कह रहे गाबा सर सुनो ना। मैं कहा सुनाओ ना। कह रहे सर एक बात बताओ, हमने सुना है कि आप कोई भी सामान लेके आते हो तो आप आईटीसी क्लेम कर लेते हो। मैं कहा हाँ क्लेम कर लेते हैं क्योंकि वो एसेट मेरे बिजनेस की होती है। कह रहे नहीं वो तो कहने की बात है ना भाई, कई बार तो ऐसा भी तो होता होगा कि आप घर की एसेट अपने बिजनेस के नाम से परचेज कर लेते होंगे और आईटीसी क्लेम कर लेते होंगे। मैं कहा दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसी बातें मत बोला कर। नहीं मैं ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता। कहते नहीं मतलब मैं वैसे जानना चाह रहा हूं, कई लोग ऐसे करते होंगे ना कि पर्सनल एसेट पे, मतलब आपने कोई घर का सामान लिया और जीएसटी नंबर दे दिया, आईटी से आपने क्लेम कर लिया, ऐसा पॉसिबल तो हो सकता है। मैं कहा करने वाले करते होंगे, मैं तो नहीं करता, मेरे को तो इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, सॉरी मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। कह रहा अच्छा सुनो एक बात बताओ, तो अगर मान लो मेरे को अपने घर के 2 एसी लेने होंगे तो क्या आप मेरे को एसी दिलवा दोगे? तो मैं कहा उससे क्या होगा? कह रहा वही ना, अब मैं मार्केट में एसी लेने जाता हूं, वो बोलते हैं 50,000 रुपए का एसी है, उसमें 10,000 रुपए का जीएसटी है। अब अगर आप अपने नाम से लोगे तो आपको देने तो 50 पड़ेंगे बट 10 का आईटीसी मिल जाएगा तो कॉस्ट पड़ेगी 40 की। तो मैंने कहा बट वो तुम्हारे पास एसी कैसे आएंगे? अरे गाबा सर यार आप इतने समझदार इंसान हो, आप हमें गिफ्ट दे देना ना। आप क्या करना, आप बिजनेस के नाम से एसेट लेना, उस पे आईटीसी क्लेम करना और हमें गिफ्ट दिखा देना, सिंपल। और हम आपको कैश दे देंगे, हम सारा कैश दे देंगे, आपने गिफ्ट दिखा दिया, आईटीसी क्लेम कर लिया, काम खत्म हो गया। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है भाई, अगर मैं बिजनेस के नाम से एसेट लूं, आईटीसी क्लेम कर लूं और आगे वाले को विदाउट कंसीडरेशन दिखा दूं, भाई गिफ्ट दिखा दूं, डोनेशन दिखा दूं, तो यहां तो गवर्नमेंट तो बर्बाद हो जाएगी भाई। यहां तो जीएसटी भी नहीं लगा और आईटीसी भी मिल गया, और ऐसे तो फिर हर आदमी क्या करेगा, बिजनेस के नाम से एसेट लेगा, आगे ट्रांसफर कर देगा विदाउट कंसीडरेशन। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। तो इसी बात को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पैरा 1 बनाया। अब पैरा 1 ये बात कह रहा है, सुनो हेलो भाई साहब इधर, पैरा 1 ये बात कह रहा है कि अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस की एसेट को, अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस की एसेट को परमानेंट ट्रांसफर करेगा और उस बिजनेस एसेट पे उसने आईटीसी क्लेम कर लिया होगा तो वो काम पैरा 1 में सप्लाई बन जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। तो यार जो भी लोग ये काम करते हैं कि बिजनेस के नाम से एसेट लेते हैं, आईटीसी क्लेम करते हैं, अगर आगे ट्रांसफर करने हैं विदाउट कंसीडरेशन तो पैरा 1 में सप्लाई बनेगा, और जहां सप्लाई बनेगा उसकी वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। और मैंने एक बार सोच के बताना, सारे बच्चे सोच के बताना, एक एसी का डीलर, सुनो, एक एसी का डीलर 10 एसी लेकर आया
और 10 एसी पर आईटीसी क्लेम कर लिया और वो 10 एसी एक स्कूल में डोनेट कर दिए, बताओ क्या पैरा 1 में सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? हाँ या ना बोल दो बस, सारे बच्चे हाँ या ना बोल दो। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है, अगर एक एसी का डीलर एसी लेकर आया और उस एसी पर उसने जीएसटी पे किया और आईटीसी क्लेम कर लिया और आके उसने एसी गिफ्ट कर दिए, तो क्या वो पैरा 1 में सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? 100% सप्लाई बनेगा। तो पैरा 1 ये बात कहना चाह रहा है, परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेल्ड विदाउट कंसीडरेशन जो है ना, वो काम जो होगा पैरा 1 में सप्लाई बन जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। तो वही बात यहां पे लिखी है, देखो जी। तो पहली कंडीशन बिजनेस की एसेट हो, परमानेंट ट्रांसफर हो, आईटीसी क्लेम कर लिया हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो पैरा 1 में सप्लाई बन जाएगा। ये गवर्नमेंट यहां पर ये बात कहना चाह रही है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा पैरा 1 यहां पे निकल के आ रहा है। अब चेक करो एग्जांपल जी। हाँ जी भाई साहब, एग्जांपल चेक करो। मिस्टर बीजी गिव ओल्ड लैपटॉप बीइंग यूज्ड इन हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड free of cost. Mr. VG have been claim ITC on such old laptop. Whether such activity is supply. बताओ जल्दी बताओ जी। मेरे पास ओल्ड लैपटॉप था, ओल्ड लैपटॉप मैं अपना बिजनेस के लिए यूज करता था, उस पर मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया था और मैंने फ्रेंड को फ्री ऑफ कॉस्ट में गिफ्ट दे दिया, क्या वो काम पैरा 1 में सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? यस बनेगा। बिजनेस की एसेट है, परमानेंट ट्रांसफर है, आईटीसी क्लेम कर लिया, तो पैरा 1 में क्या बन जाएगा? ये काम जो होगा वो सप्लाई बन जाएगा। आंसर इज यस। उसके बाद देखो जी, सेकंड पॉइंट चेक करो। ए डीलर ऑफ एसी, एसी का डीलर परमानेंटली ट्रांसफर ए मोटर कार फ्री ऑफ कॉस्ट। ए कार डीलर आईटीसी ऑन मोटर कार इज नॉट क्लेम्ड वेदर सच एक्टिविटी सप्लाई। क्या आईटीसी, क्या सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। रीजन, क्योंकि आपने आईटीसी क्लेम ही नहीं किया। अब अगर आईटीसी क्लेम नहीं किया तो ये काम जो होगा पैरा 1 में सप्लाई नहीं बनेगा। रीजन, क्योंकि यहां पे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। सर अगर वो ट्रांसफर ना करके खुद यूज कर ले, एक बच्चा कह रहा है अगर वो ट्रांसफर ना करके खुद यूज कर ले तो क्या तो भी वो सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा? यस, तो भी वो सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। उसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। आगे देखो, अगले पॉइंट पर आओ जी। अब ये पॉइंट नंबर 3 देखो। मिस्टर वीजी ए डीलर ऑफ लैपटॉप परचेज 100 लैपटॉप 40,000 ईच प्लस 5% जीएसटी। मिस्टर वीजी क्लेम आईटीसी 100 लैपटॉप। ही डोनेट 40 लैपटॉप टू पुअर चाइल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल। वेदर सच एक्टिविटी सप्लाई। बताओ, 100 लैपटॉप लिए, 100 लैपटॉप पर जीएसटी पे किया, आईटीसी क्लेम कर लिया, 40 लैपटॉप आके डोनेट कर दिए, क्या वो 40 लैपटॉप डोनेट करना विदाउट कंसीडरेशन क्या पैरा 1 में सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? यस बनेगा। बिजनेस की एसेट है, परमानेंट ट्रांसफर है, आईटीसी क्लेम है, तो ये काम जो होगा पैरा 1 में सप्लाई बन जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। एक बच्चा कह रहा है सर अगर पर्सनल एसेट हो क्या होगा? मेरे बाबू अगर पर्सनल एसेट है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। पर्सनल एसेट को यहां पर कवर क्यों करेंगे? पर्सनल एसेट पर तो वैसे ही जीएसटी नहीं है। यह बात उसकी हो रही है जिस पर आप आईटीसी क्लेम कर चुके हो। सर गवर्नमेंट को दिक्कत डोनेशन देने से नहीं है। हेलो ओए, ओ हेलो ओए, गलत तो नहीं समझ रहे? ये मत समझना कि गवर्नमेंट को दिक्कत डोनेशन देने से है, ये मत समझना कि गवर्नमेंट को दिक्कत गिफ्ट देने से है। सारे बच्चे यहां पर बताओ गवर्नमेंट को दिक्कत किससे है? गवर्नमेंट को दिक्कत है आईटीसी क्लेम करने से। अरे गवर्नमेंट ये बात कह रही है मेरी बला से तू जितनी मर्जी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे, तो अपना घर गिफ्ट कर दे, तो अपना सारी दौलत गिफ्ट कर दे, तो कुछ भी गिफ्ट कर, हमें उससे मतलब क्या? बट जो तो गिफ्ट कर रहा है उस पर तूने आईटीसी कैसे ले लिया? आईटीसी तूने क्यों लिया भाई? दिक्कत आईटीसी की है, दिक्कत गिफ्ट करने की नहीं है। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी शोहरत, तुम्हारी दौलत, तुम्हारे लैपटॉप, तुम कुछ भी गिफ्ट करो। तू 60-40 क्यों 60 लैपटॉप गिफ्ट कर ले, बट तूने उस पर आईटीसी जो क्लेम किए ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है। बस ये पर ध्यान दो। तो साहब अपने दिमाग में ये बात लेके चलना, दिक्कत गिफ्ट करने की नहीं है, दिक्कत आईटीसी क्लेम करने की है। जो आपने आईटीसी क्लेम किया है वो गवर्नमेंट को दुख दर्द दे रहा है, तो दिक्कत आईटीसी की है, दिक्कत गिफ्ट करने की नहीं है। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? सर तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा ना? नहीं, आईटीसी रिवर्स नहीं करना, इसको सप्लाई बना दिया तो इस सप्लाई पर आगे हमें जीएसटी देना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली जब जीएसटी देने जाओगे तो आईटीसी यूज कर लोगे, ऑटोमेटिकली आईटीसी रिवर्स हो गया। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला पॉइंट देखो, अब यहां पे आ जाओ पैरा 2। ये है भाई साहब इंपॉर्टेंट। अब चेक करना पैरा 2 क्या है जी। पैरा 2 ये बात कहना चाह रहा है अगर आपने गुड्स और सर्विस की सप्लाई की है रिलेटेड पार्टी के बीच में या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये काम जो होगा ये काम पैरा 2 में सप्लाई बन जाएगा। अब पैरा 2 ये बात कहना चाह रहा है अगर मान लो गुड्स और सर्विस की सप्लाई हुई रिलेटेड पार्टी के बीच में या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। अब सोच के बोलना,
मान लो ये रिलेटेड पार्टी है, ये रिलेटेड पार्टी, इन दोनों के बीच में कोई गुड्स और सर्विस की सप्लाई हो रही है। अगर मान लो रिलेटेड पार्टी के बीच में या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में गुड्स और सर्विस की सप्लाई हो रही है विदाउट कंसीडरेशन, और वो सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, तो वो कम पैरा 2 में सप्लाई है। एक बच्चा कह रहा है रिलेटेड पार्टी तो हमें समझ में आ जाएगा। गाबे, ओए गाबे सुन, गाबे ये बता दे डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब ये होता है कि अगर एक पर्सन सेम पैन कार्ड में उसके अलग अलग ऑफिस हैं, अगर वो सेम स्टेट में है या अलग स्टेट में है, बट उनके रजिस्ट्रेशन जो है वो अलग अलग है, तो गवर्नमेंट कहती है उसको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। मैं दोबारा बोलूंगा, डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब यह है कि मान लो मेरे 2 स्टेट में अलग अलग ऑफिस हैं और दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, सेम पैन कार्ड में, पैन कार्ड सेम ही है, तो ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। अगर मान लो मेरे 2 ऑफिस हैं, सेम स्टेट में है और दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो अगर ये आपस में सप्लाई कर रहे हैं तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है कि सेम पैन कार्ड में आपके अगर अलग अलग ऑफिस हैं और अगर उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो अलग अलग है, तो माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा वो दोनों पर्सन अलग अलग हैं। बस ये पर ध्यान दो। एग्जांपल के लिए हेड ऑफिस टू ब्रांच, हेड ऑफिस का अलग रजिस्ट्रेशन है, ब्रांच का अलग है, तो हेड ऑफिस टू ब्रांच को अलग अलग मान के चलेंगे, सेम मान के नहीं चलेंगे जी। अब मैं आपको एक बार यहां पे दिखाता हूं जी, इधर देखो ध्यान से। अच्छा यहां पर ना इन्होंने एक वर्ड लिखा है रिलेटेड पार्टी। अब अगर रिलेटेड पार्टी के बीच में सप्लाई करेंगे तो सप्लाई बनेगा, बट यहां पे चेक करना, अगर मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सप्लाई कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वो सप्लाई 50,000 तक की है तो सप्लाई नहीं बनेगा, और अगर सप्लाई 50,000 से ऊपर की है तो फिर पूरी वैल्यू सप्लाई बन जाएगा, पूरी वैल्यू पे जीएसटी लग जाएगा। और ये लिमिट एप्लीकेबल एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय वाले केस में है और किसी केस में नहीं है। इट मींस अगर इनको छोड़ के कोई दूसरी रिलेटेड पार्टी है तो स्टार्टिंग से सप्लाई है, कोई 50,000 रुपए की लिमिट नहीं। बट अगर एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय की बात करूंगा तो 50,000 की जो होगी वो लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहां पे जी, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय 50,000 तक है तो नोट ए सप्लाई, और अगर 50,000 से ज्यादा की है तो पूरी की पूरी वैल्यू सप्लाई बनेगी और पूरी की पूरी वैल्यू पे जीएसटी लग जाएगा। बस ये पर ध्यान देना जी, ठीक है। अब यहां पे चेक करो, इधर देखो जी, रिलेटेड पर्सन में 2 लोग आ रहे हैं, या तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय या अदर्स। अब सारे बच्चे बोल देना ये 50,000 रुपए की लिमिट जो है क्या हर केस में लगानी है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले केस में लगानी है जी? जल्दी बताओ जी, मेरे को सारे के सारे बच्चे बताओ, क्या ये लिमिट हमें हर केस में लगानी है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले केस में लगानी है? सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले केस में। देखो यहां पे 50,000 की लिमिट एप्लीकेबल होगी, अदर्स वाले केस में कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, स्टार्टिंग से ही सप्लाई बनेगी। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना, अगर क्वेश्चन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय की बात करेगा तो 50,000 की लिमिट है, अदर वाले केस में कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। अब यहां पे देखो जी, अब जिन बच्चों को आज तक डिस्टिंक्ट पर्सन वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, आया आज तक? तुम्हें बता रहा हूं, तुमसे पूछ रहा हूं, आया है? नहीं आया? अब यहां पे समझ लेना जी। अब ये 2 पॉइंट अगर आप समझ लोगे ना तो जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं करोगे डिस्टिंक्ट पर्सन वाले केस में। तो बहुत ध्यान से यहां पे चेक करना क्या लिखा हुआ है। देखो यहां पे क्या लिखा है, कह रहा है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पर्सन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पर्सन विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन वेदर विद इन द स्टेट और यूटी और इन डिफरेंट स्टेट और यूटी आर कंसीडर एज डिस्टिंक्ट पर्सन। पहली बात क्या कहना चाह रहे हैं, अगर एक पर्सन की 2 एस्टेब्लिशमेंट है, पहले मैसेज कर ले, किसको मैसेज कर ले, कोई बात नहीं, मैसेज बहुत जरूरी है। इधर देख लो ध्यान से नालायकों, अगर एक पर्सन की 2 एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो 2 एस्टेब्लिशमेंट सेम स्टेट में है चाहे वो अलग अलग स्टेट में है, बट इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो अलग है। एक बार दोबारा से, मिस्टर वीजी कि 2 एस्टेब्लिशमेंट हैं, एस्टेब्लिशमेंट 1 एस्टेब्लिशमेंट 2, और ये दोनों की दोनों दिल्ली में है, बट इसका रजिस्ट्रेशन अलग है, इसका रजिस्ट्रेशन अलग है, ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है, चाहे वो हैं सेम पर्सन की, बट अगर रजिस्ट्रेशन अलग अलग हैं तो इन दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। पहली बात तो ये। और अगर एक पर्सन की 2 एस्टेब्लिशमेंट है और ये दोनों अलग अलग स्टेट में है और इनका रजिस्ट्रेशन भी अलग अलग है, तो इन दोनों को हम अलग अलग मानेंगे। दूसरी बात ये, क्या बात मेरी समझ में आ गई?
तो पहला उसने जोर किस पे दिया है? पहला जोर दिया है सेपरेट रजिस्ट्रेशन पे। अब चाहे वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन सेम स्टेट में हो चाहे दूसरी स्टेट में हो, इन दोनों को अलग अलग मानेंगे, ये बात ध्यान देना। चाहे वो हैं सेम पर्सन की, बट अगर रजिस्ट्रेशन अलग अलग हो गया तो इन दोनों को अलग अलग मानेंगे, बस ये बात ध्यान दो। अब दूसरे पॉइंट पर आओ। दूसरे पॉइंट में देखो, वेयर अ पर्सन हैविंग वन रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट इन ए स्टेट has another establishment in a different state that is not necessarily registered, these establishment are also considered as distinct persons। अब बच्चा कह रहा है भाई ये क्या बला है? हेलो गाबे, ओए गाबे, हेलो, ये क्या है? क्या है ये कहना चाह रहा है अगर एक पर्सन की दो एस्टेब्लिशमेंट है, सेम स्टेट में नहीं है, अलग अलग स्टेट में है, एक रजिस्टर्ड है और दूसरी अनरजिस्टर्ड है, तो इन दोनों को भी हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। अगर यहां पर सप्लाई हो रही है तो पैरा 2 में कवर हो सकती है। सर एक मिनट रुको सर, आपने क्या बोला सर? एक मिनट रुको सर, दोबारा से बताना पड़ेगा आपको। अब मैं आपको बता रहा हूं, इधर देखो ध्यान से। ये मिस्टर वीजी है, ये मिस्टर वीजी है, बहुत ध्यान सुनना, मिस्टर वीजी है। दो केस बना रहा हूं, एक ये और एक ये, ठीक है नहीं? ये मान लो, सारे बच्चे बोलना, ये मान लो एक स्टेट है, मान लो दिल्ली की, ये दिल्ली की एक स्टेट है। इसी स्टेट में मिस्टर वीजी की एस्टेब्लिशमेंट 1 है, एस्टेब्लिशमेंट 2 है। इसका रजिस्ट्रेशन अलग है, इसका रजिस्ट्रेशन अलग है। सारे बच्चे बताओ क्या ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है या नहीं है? जल्दी बताओ, क्या ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है या नहीं है? जल्दी बोल दो फटाफट से, हैं या नहीं है? यस या नो? फटाफट से बोल दो यार, यस या नो? यस, ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले पॉइंट पर आओ। मिस्टर वीजी की एक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दिल्ली में है और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हरियाणा में है, और इसका भी अलग रजिस्ट्रेशन है, इसका भी अलग रजिस्ट्रेशन है। क्या ये दोनों आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन है या नहीं है जी? बताओ, क्या ये दोनों आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन है या नहीं है? बिल्कुल है, यस, ये आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन है। क्लियर है? मिस्टर वीजी का एक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दिल्ली में है और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हरियाणा में है। ये जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और ये हरियाणा वाली जो है वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। बट हैं ये दोनों की दोनों मिस्टर वीजी की, क्या ये दोनों आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन बनेंगी नहीं बनेंगी? यस, बन जाएंगी। पॉइंट नंबर 2 ये बात कहना चाह रहा है। पॉइंट नंबर 2 ये बात कहना चाह रहा है कि अगर एक पर्सन की दो स्टेट में एस्टेब्लिशमेंट है, एक रजिस्टर्ड है, अगर दूसरी अनरजिस्टर्ड भी है ना, तो उन दोनों को हम डिस्टिंक्ट पर्सन मान के चलेंगे। बस ये बात ध्यान देना, ये है डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब। ठीक है जी? तो अपने दिमाग में बस ये 3 एग्जांपल लेके चल लो। ये 3 एग्जांपल अगर आप अपने दिमाग में सेट कर लोगे तो आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा आप गलती नहीं करके आओगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? पक्का पक्का? चलो अब यहां पे आ जाओ जी। अभी इसका मुझे एग्जांपल दो। एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर दो। देखो क्वेश्चन पढ़ो जी। हाँ जी, हेलो। अगर दोनों, एक बच्चा कह रहा है सर अगर दोनों अनरजिस्टर्ड हैं, तो मेरे भाई अगर दोनों अनरजिस्टर्ड हैं तो वो जीएसटी में करके आ रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरे भिंडी, मेरे शिमला, मेरा बैंगनी कलर का बच्चा इधर आना लायक, अगर ये भी अनरजिस्टर्ड, ये भी अनरजिस्टर्ड, तो जीएसटी में क्या करने लग रहे हैं? जीएसटी किस तरह लगेगा उनके ऊपर? जब दोनों ही जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हैं तो जीएसटी की बातें कहां से होंगी? ठीक है? चलो अब एक बार यहां पे आओ, फटाफट से आओ जी। अब मिस्टर वीजी, ध्यान रखना, मिस्टर वीजी ए CS has a registered head office in Delhi. He has also obtained registration in the state of Bihar in respect of his newly opened branch office. Whether such establishment shall be deemed as distinct person. जल्दी बताओ जी। अब मिस्टर वीजी का ऑफिस है दिल्ली में और उसने एक नई ब्रांच खोली है बिहार में और उसको भी अलग से करवाया है रजिस्ट्रेशन। तो दो अलग अलग स्टेट में है और दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो क्या ये डिस्टिंक्ट पर्सन बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। सर अगर सेम स्टेट में एक रजिस्टर्ड हो और एक अनरजिस्टर्ड तो नहीं बनेगा जी। विशाखा तो नहीं बनेगा।
सेम स्टेट में अगर हैं तो दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, हाँ हाँ मिष्टी है। अगले पॉइंट पर आओ जी। अभी देखो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। मिस्टर वीजी वन रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट इन दिल्ली, मिस्टर वीजी अनरजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट इन पंजाब। बताओ, एक रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली में है और दूसरी अनरजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट पंजाब में है। सारे बच्चे बोल देना, एक रजिस्टर्ड दिल्ली में, दूसरी अनरजिस्टर्ड पंजाब में। अब बता दो, ये गुड सप्लाई कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या ये डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे? यस माने जाएंगे, और ये काम जो होगा पैरा 2 में सप्लाई बन जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। यस या नो? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। अरे मिस्टी कैसी बात कर रहे हो नालायक, जब बोल दिया है देख लो ना। जीएसटी नहीं है क्या सिलेबस में आपके? जीएसटी सिलेबस में है नहीं है? है तो बस करना है, फिर सप्लाई का चैप्टर है ना, तो बस फिर नालायक। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला पॉइंट देखो जी, यहां पर मिस्टर वीजी है, ये मिस्टर अभिषेक है, मिस्टर अभिषेक वीजी का एम्प्लॉई है। ध्यान से, मिस्टर अभिषेक वीजी का एम्प्लॉई है। मिस्टर वीजी ने अभिषेक को, सोच के बोलना, कैश गिफ्ट किया 70,000 रुपए का। ओ भाई साहब, भाई साहब हेलो, ओए इधर, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 70,000 रुपए का कैश गिफ्ट किया, सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? बताओ। अगर अलग अलग पैन कार्ड हैं तो वो वैसे एक्चुअल में अलग पर्सन है, फिर डिस्टिंक्ट क्यों मानना है? वो तो एक्चुअली अलग पर्सन है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि जो देखने में सेम लगे बट उनको अलग मानना पड़े। अब अगर 2 पैन कार्ड हैं तो वैसे ही अलग पर्सन है मेरे बच्चे वो। हाँ नहीं, सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 70,000 रुपए कैश गिफ्ट किया, 70,000 रुपए, 50,000 से ऊपर, भाई साहब 50,000 से ऊपर गिफ्ट किया, बन जाएगा सप्लाई भाई, बन जाएगा। लिखो लिखो लिखो, यहां पे बनेगा, लिखो। कैश है, कैश क्या होता है? मनी। मनी ना तो गुड्स है ना सर्विस है, उस पर जीएसटी लगना ही नहीं है नालायकों। तो यहां पे इधर देखो ध्यान से, ये सप्लाई में कवर नहीं होगा, क्योंकि कैश ना तो गुड्स की डेफिनेशन में कवर है और ना ही वो सर्विस की डेफिनेशन में कवर है, उस पर जीएसटी की बातें ही नहीं होंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। अगले पॉइंट पर आओ, अगले पॉइंट पर आओ। वट इफ द अबव क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ कैश देयर इज गिफ्ट ऑफ शेयर्स? अब बताओ। अच्छा हाँ, अब मेरे ख्याल से आंसर बोलता, अगर कैश की जगह शेयर्स गिफ्ट किए होते 70,000 रुपए के, आई थिंक अब सप्लाई बन जाता भाई, अब बन जाता। ओके 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 ओके, है ना? अगर कैश की जगह शेयर्स गिफ्ट किए होते फिर सप्लाई बन जाता। क्यों भाग्यश्री, क्या कहती हो? क्यों सोनाली, क्यों शक्तिमान, क्यों प्रशांत, क्यों विश्वजीत? हाँ जी जल्दी बताओ, फिर तो बन जाता ना। शेयर्स गिफ्ट किए हैं, 70,000 रुपए के हैं, 50,000 से ऊपर बन जाता या नहीं बनता? नहीं बनता, क्योंकि शेयर्स सिक्योरिटी होते हैं और सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना सर्विस है, वो बाहर है, तो भी वो सप्लाई नहीं बनता। आंसर सेम रहता, आंसर सेम रहता। अब अगले पर आओ। मिस्टर वीजी, ध्यान से, मिस्टर वीजी एसी का डीलर है, एसी गिफ्ट कर रहा है, वैल्यू 40,000 रुपए की है अपनी डॉटर को। सारे बच्चे बोल देना, अब मिस्टर वीजी डॉटर को, फैमिली में कवर है, 40,000 रुपए का एसी गिफ्ट कर रहा है, 50,000 तक है, क्या सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? यस बनेगा। मैंने कहा था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई वाले केस में 50,000 रुपए की लिमिट होती है, इस केस में कोई 50,000 रुपए की लिमिट नहीं होती, बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहां पे जी, ये जो है पैरा 2 में क्या बनेगा? सप्लाई बनेगा। यहां पर कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाले केस में होती है, अदर देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाले केस में कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। आगे देखो जी, मिस्टर वीजी है, एसी का डीलर है, एक एसी गिफ्ट कर रहा है 45,000 रुपए का अभिषेक को। अच्छा, अभिषेक वीजी का एम्प्लॉई है, सारे बच्चे बोल दो अभिषेक वीजी का एम्प्लॉई है, क्या सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? 45,000 रुपए की वैल्यू है। हाँ जी, जूही, सनी, रवि, राहुल, स्नेहा, आधे बच्चे भाई साहब नालायक बैठे हैं, आधे बच्चे भाई साहब नालायक बैठे हैं। सर सेकंड एग्जांपल में तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड हैं। हाँ तो क्या हो गया राधिका? अभी मैंने बताया तो है, एक स्टेट में रजिस्टर्ड, दूसरी में अनरजिस्टर्ड, उनको डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हैं।
जल्दी बताओ फटाफट से, क्या बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। रीजन, क्योंकि वैल्यू 50,000 तक है। अब अगर वैल्यू 50,000 तक है तो वो सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। अगला बताओ, मिस्टर बीजी एसी का डीलर है, 2 एसी गिफ्ट कर रहा है 40,000 ईच अपने एम्प्लॉय को। बताओ, अब 2 एसी गिफ्ट कर रहा है, एक एसी 40,000 रुपए का है, 2 एसी 80,000 रुपए के हैं, तो 80,000 की आइटम गिफ्ट कर रहा है। बताओ सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? यस बनेगा। वैल्यू 50,000 रुपए से ऊपर की है, ये सप्लाई बनेगा। और सोच के बोल देना, क्या एक्सेस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा या पूरी वैल्यू पे लगेगा? सारे बच्चे बोल दो, क्या एक्सेस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा या पूरी वैल्यू पे लगेगा? पूरी वैल्यू पे लगेगा। अगर वैल्यू 50,000 रुपए से ऊपर की है ना, तो सारी की सारी वैल्यू पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। तो यहां पर 80,000 पर यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान देना। अब आ जाओ फाइनली लास्ट पैरा, पैरा 3, और तब जाके फिर हमारा सेक्शन 7(1) पूरा खत्म हो जाएगा। अब मैं तुम्हें इस पैरा की ना रियलिटी दिखाना चाहता हूं। 90% बच्चे इस पैरा को रटते हैं। अब अगर आप त्रिशूल बैच के अंदर आए हो, है तो ये रिवीजन क्लास, बट रिवीजन क्लास के अंदर थोड़ा सा मैं तुम्हें टच फील करवा देता हूं कि इस पैरा को समझने और रटने में फर्क क्या होता है। अगर पैरा 3 को मुझे रटवाना है तो क्लास मेरी खत्म हो चुकी है। पता क्या पैरा 3? पैरा 3 है, प्रिंसिपल अगर एजेंट को सप्लाई करेगा या एजेंट अगर प्रिंसिपल को सप्लाई करेगा तो उसको हम सप्लाई मान लेंगे। इतना सा पैरा 3 है। बस जाओ रट लिया। अगर रटना है तो पैरा 3 में लिखा है, अगर प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स की सप्लाई करेगा या एजेंट प्रिंसिपल को गुड्स की सप्लाई करेगा तो पैरा 3 में हम सप्लाई मान लेंगे। इतना सा पैरा 3 है। बस ये पर ध्यान दो। पैरा 3 और कुछ भी नहीं है। उसके बाद 7(1) हमारा खत्म, पैरा 4 हम कर चुके हैं। फिर हमारा बस एक बचा है 7(1) A क्लासिफिकेशन, जो हम कल डिस्कस करेंगे। बट पैरा 3 में समझने वाली बात क्या है वो सुनो ध्यान से। पैरा 3 कहता क्या है? पहली बात ये समझो, जो एजेंट होते हैं ना, एजेंट जो होते हैं वो एजेंट 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है सेलिंग एजेंट और एक होता है बाइंग एजेंट। एजेंट के वैसे और कई सारे नाम होते हैं, उन नामों की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल बात कर रहा हूं। एजेंट मेनली 2 तरह के होते हैं, सेलिंग एजेंट और बाइंग एजेंट। सेलिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो हमारे बिहाफ पे आगे सामान बेचते हैं। भाई मैंने इसको सामान दिया, ये सामान मेरा बिकवा दे, तो ये मेरा सेलिंग एजेंट हो गया। बाइंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो हमारे बिहाफ पे आगे से सामान प्रोक्योर करते हैं, मतलब बाय करते हैं फिर हमें देते हैं, उसको बाइंग एजेंट बोलते हैं। मैंने किसी को बोला भाई ये सामान मेरे को मार्केट से दिलवा दे, उसने ये सामान आगे से लेकर प्रोक्योर कर लिया और मेरे को वो सामान दे दिया, तो सामने वाला बंदा बाइंग एजेंट है। तो एजेंट 2 तरह के हैं, सेलिंग एजेंट है और बाइंग एजेंट है। सेलिंग एजेंट जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे सेल करते हैं, बाइंग एजेंट का मतलब होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे बाय करते हैं। अब पैरा 3 क्या कहना चाह रहा है? पैरा 3 ये बात कहना चाह रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स, पहली बात पैरा 3 सिर्फ गुड्स वाले केस में एप्लीकेबल है, सर्विस वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है। सर पैरा 2 जो हमने किया, पैरा 2 गुड्स वाले केस में भी है, सर्विस वाले केस में भी है। पैरा 3 जो है वो सिर्फ गुड्स वाले केस में, सर्विस वाले केस में नहीं है। पैरा 3 ये बात कहता है कि अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स की सप्लाई की है विदाउट कंसीडरेशन, तो इस ट्रांजैक्शन को हम पैरा 3 में सप्लाई मान लेंगे। या अगर एजेंट ने प्रिंसिपल को गुड्स की सप्लाई की है विदाउट कंसीडरेशन, उसको हम पैरा 3 में सप्लाई मान लेंगे। इतना सा पैरा 3 है बस। इट मींस अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को सर्विस की सप्लाई की है या एजेंट ने प्रिंसिपल को सर्विस की सप्लाई की है तो पैरा 3 में कवर नहीं होगा। इट मींस अगर सर्विस की सप्लाई है उसके बदले में कंसीडरेशन होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट कंसीडरेशन अगर सर्विस की सप्लाई करोगे तो पैरा 3 में सप्लाई नहीं बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो पहली बात तो ये चेक करो, देखो जी एनालिसिस ऑफ पैरा 3, ओनली गुड्स, ध्यान रखना ओनली गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स आर नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस आर कवर हेयर। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसीडरेशन ऑल्सो सप्लाई, अगर सर्विस की सप्लाई हो रही है प्रिंसिपल एजेंट के बीच में या वाइस वर्सा, तो उसके बीच में कंसीडरेशन होना जरूरी है, तभी वो सप्लाई बनेगा। सर्विस वाले केस यहां पे कवर नहीं होंगे, गुड्स वाले केस यहां पर कवर होंगे। बस ये पर ध्यान दो। अच्छा अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इधर देखो ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं। एक बात बताना, आर मार्केट में
इतने सारे होंडा के शोरूम हैं और मार्केट में गाड़ियां बिकती हैं, बहुत सारे होंडा कंपनी के शोरूम हैं। तो बहुत सारे जो होंडा कंपनी के शोरूम है, तुम्हें क्या लग रहा है वो शोरूम होंडा कंपनी के खुद के हैं या वो होंडा के एजेंट हैं? वो होंडा के एजेंट हैं। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर हमें पता कैसे लगेगा कि सामने वाला बंदा एजेंट है या सामने वाला बंदा एजेंट नहीं है? ये सबसे मेन बात तुमने बोली है, और इसी बात को अगर तुमने समझ लिया ना तो पैरा 3 तुम समझ गए। इसी बात को अगर तुमने समझ लिया तो पैरा 3 तुम समझ गए, फिर पैरा 3 में कुछ बचा ही नहीं है। अगर तुमने ये पॉइंट समझ लिया कि एजेंट होता कौन है, कैसे पता लगेगा, ये सबसे मेन पॉइंट है। बस मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो ये मिस्टर वीजी हैं, ये जो हैं ये कार के डीलर हैं। मिस्टर वीजी जो हैं ये कार के डीलर हैं, बहुत ध्यान सुना, मिस्टर वीजी कार के डीलर हैं। यहां पर मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई एच। एक्स कहता है मुझे साहब मैं आपके बिहाफ पे ना गाड़ी बेचना चाहता हूं। तो मैं कहा कोई बात नहीं, गाड़ी मेरे बिहाफ पे बेच दे। तो अब अच्छा, अब यहां पे एक्स ने क्या किया, अपना शोरूम खोल लिया। एक्स ने शोरूम खोल लिया और मिस्टर वीजी ने क्या किया, इसको 5 गाड़ियां यहां से ट्रांसफर कर दी। मान लो 6 गाड़ियां इसके शोरूम पे ट्रांसफर कर दी। अब एक्स क्या कर रहा है, मेरे बिहाफ पर गाड़ी बेच रहा है। एक्स मेरे बिहाफ पे गाड़ी बेच रहा है, क्या एक्स एजेंट है? सारे बच्चे बोल दो, एक्स मेरे बिहाफ पे गाड़ी बेच रहा है, क्या एक्स एजेंट है या नहीं है? हाँ या ना बताओ बस। अरे यार शैली, यहां समझ लो जो मैं समझा रहा हूं, नालायक। सर व्हाट इफ पैरा 1 में भी रिलेटेड पार्टी है? तो पैरा 1 में भी रिलेटेड पार्टी है, पैरा 2 में भी है। पैरा 2 रिलेटेड पार्टी का स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक लो, ऑलवेज ओवररूल जनरल लो, तो मेरे बच्चे पैरा 2 ही लगेगा। अब दिमाग यहां पे लेके आ जाओ, ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में ये भी गायब हो जाए। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, मैं मेन समझाना चाह रहा हूं। क्या मिस्टर एक्स वीजी का एजेंट है, यस या नो? अब यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चेक कर लो अपने, एक बार मैसेज चेक करो। हेलो ओ यस लिखने वालों, चेक करो मैसेज अपने, सारे लिख रहे हो यस। यही सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है जो इस पैरा के अंदर है। नॉर्मली बच्चा क्या सोचता है कि अगर ये बंदा मेरे बिहाफ पे सामान बेच रहा है तो ये मेरा एजेंट है। जीएसटी कहता है इसको एजेंट नहीं कहते। जीएसटी कहता है मिस्टर एक्स वीजी का एजेंट है या नहीं, ये इस पे डिपेंड करेगा। जब ये सामान आगे वाई को बेचेगा तो ये इनवॉइस किसके नाम से काट रहा है। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुने मेरी बात को। मिस्टर एक्स वीजी का एजेंट है या नहीं, ये इस पे डिपेंड करता है कि जब ये एक्स वाई को सामान बेचेगा तो उस टाइम पर इनवॉइस काटेगा, वो किसके नाम पे काटेगा। मान लो एक कस्टमर आया वाई, इसके पास गाड़ी लेने के लिए आया, तो इसने कहा साहब गाड़ी कितने की है? तो एक्स ने बोला जी गाड़ी जो है वो 10 लाख की है। वाई ने बोला ठीक है गाड़ी मेरे को लेनी है, मंजूर, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे रहा हूं जी। अब वाई ने क्या किया, एक्स को क्या किया, यहां पे 10 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, 10 लाख की पेमेंट कर दी। अब वाई एक्स यहां पे इनवॉइस काटेगा। जब एक्स यहां पे इनवॉइस काटने लगा तो इनवॉइस पता क्या किया, इसने इनवॉइस काटा वीजी के नाम से। ऊपर लिखा हुआ है वीजी कार डीलर, यहां पे गाड़ी और यहां पे इसको इनवॉइस दे दिया। तो वाई ने बोला भाई मैं तेरे से गाड़ी ले रहा हूं, तू इनवॉइस काट रहा है वीजी के नाम पर, तो ये क्या मतलब है? तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां पे जो इनवॉइस कटा है क्या इस एक्स ने अपने नाम पर काटा या वीजे के नाम पर काटा? वीजे के नाम पर काटा ना, तो ध्यान से मेरी बात को सुनना, इस केस में एक्स यहां पर एजेंट नहीं है। गवर्नमेंट ये बात करेगी एजेंट का मतलब ये होता है कि जब वो आगे गाड़ी बेचेगा, अगर वो इनवॉइस अपने नाम से काटेगा तब एक्स एजेंट बनेगा, नहीं तो एक्स एजेंट नहीं बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो अगर एक्स एजेंट ही नहीं बनेगा तो पैरा 3 यहां पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। फिर तो एक्स बस एक मीडिएटर है, ये बीच में कमीशन खाएगा। ये सप्लाई जो हो रही है वो वीजी और वाई के बीच में हो रही है। अगर इनवॉइस एक्स के नाम पे नहीं कट रहा तो एक ही सप्लाई है वीजी टू वाई। बट अगर एक्स कहता है भाई मैं इनवॉइस काटूंगा अपने नाम पे, एक्स ने गाड़ी बेची वाई को जी, हाँ नहीं, एक्स ने गाड़ी बेची वाई को, तो एक्स अपने नाम से इनवॉइस काट रहा है। इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ एक्स, एक कार इतने रुपए की, जीएसटी इतने रुपए का, वाई ने पेमेंट कर दी एक्स को, एक्स ने अपने नाम पर इनवॉइस काटा। अब सोच के बोल देना, एक्स ने अपने नाम पर इनवॉइस काटा, एक्स के नाम पर इनवॉइस कटा है, तो एक्स यहां पर एजेंट बन गया।
एक्स यहां पर क्या बन गया, एजेंट बन गया जी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब बहुत ध्यान सुनना, जब एक्स यहां पे एजेंट बन गया, अब इस ट्रांजैक्शन में दो सप्लाई हो गई। इस ट्रांजैक्शन में दो सप्लाई होगी। पहली सप्लाई ये वाली प्रिंसिपल टू एजेंट, दूसरी सप्लाई एजेंट टू कस्टमर। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर मैं अपने नाम से इनवॉइस काट रहा है, अगर बीच वाला बंदा अपने नाम से इनवॉइस काट रहा है, तब तो वो एजेंट है, तब तो वो एजेंट है। तो वहां पर दो सप्लाई बन रही है। दो सप्लाई कौन सी, प्रिंसिपल टू एजेंट वाली और एजेंट टू कस्टमर वाली। सारे बच्चे बोल देना, ये एजेंट टू कस्टमर वाली, जो एजेंट ने कस्टमर को गाड़ी बेची है, ये कस्टमर को गाड़ी बेचना, क्या एजेंट के हाथ में सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा, हां या ना बोल दो बस, जल्दी बताओ जी। क्या यहां पे एजेंट कस्टमर को जब गाड़ी बेचेगा, क्या एजेंट का कस्टमर को गाड़ी बेचना, क्या सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा, हां या ना बोल दो। कम ऑन यार, एजेंट का कस्टमर को गाड़ी बेचना, क्या सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? यस, ये सप्लाई बनेगा। और ये सप्लाई बनेगा, याद करो 7(1)(a) में सप्लाई बनेगा विद कंसीडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये एजेंट के हाथ में 7(1)(a) में सप्लाई बन जाएगा। और ये बनेगा गुड्स की सप्लाई, क्योंकि टाइटल ट्रांसफर हो गया तो गुड्स की सप्लाई बनेगा। अब सारे बच्चे बोल दो, ये प्रिंसिपल ने जो एजेंट को यहां पर गाड़ी दी थी, क्या प्रिंसिपल का एजेंट को गाड़ी देना सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? यस बनेगा। ये बनेगा 7(1)(c), और जो पैरा 3 हम कर रहे हैं, ये पैरा 3 में सप्लाई बनेगा। तो इसीलिए यहां पर पैरा 3 आया, बस ये पर ध्यान दो। तो पैरा 3 मेरे बच्चे, मेरे भिंडी, मेरे शिमला, मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, पैरा 3 पिक्चर में सिर्फ तभी आएगा अगर एजेंट अपने नाम से इनवॉइस काटेगा। अगर एजेंट अपने नाम से इनवॉइस नहीं काटा, उसके नाम से इनवॉइस नहीं कट रहा, इनवॉइस कट रहा है प्रिंसिपल के नाम से, तो भाई एक ही सप्लाई बनेगी, प्रिंसिपल टू कस्टमर सप्लाई बनेगी। वो बीच में एक बिचौलिया है, बीच में एक मीडिएटर है, वो कमीशन लेकर बाहर निकल गया, उसको हम एजेंट नहीं कह सकते। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पैरा 3 एप्लीकेबल सिर्फ तभी होगा अगर इनवॉइस कटेगा एजेंट के नाम से जी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं यहां पर जी। अब यहां पर एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे देख लो, इधर देखो यहां पर जी, सारे के सारे बच्चे यहां पे देखें बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो जी। चेक करो यहां पे क्या लिखा है, इन अदर वर्ड्स। हेलो भाई साहब, इधर इन अदर वर्ड्स crucial point is whether or not agent has the authority to pass or receive the title of goods on the behalf of principal। ध्यान से पढ़ना पहला केस, where the invoice for further supply is being issued by agent in his name। नई बात समझ में आ रही? where the invoice for further supply is being issued by the agent in his name, then any provision of goods from principal to agent would fall within para 3। फिर para 3 में कवर हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। However, where the invoice is issued by the agent to customer in the name of principal, such agent not fall within the ambit of para 3। फिर para 3 में कवर नहीं होगा। अगर एजेंट अपने नाम से इनवॉइस नहीं काट रहा तो para 3 वहां पे लगेगा ही नहीं, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, ठीक है। अब देखो यहां पर जी, क्रक्स देखो, क्रक्स। ओ भाई साहब मजा आ गया क्रक्स का। क्रक्स देखो, क्रक्स देखो, हेलो इधर क्रक्स। वेदर द इनवॉइस इज इश्यूड बाय द एजेंट टू कस्टमर इन द नेम ऑफ, सारे बच्चे बोल देना, वेदर द इनवॉइस इज इश्यूड बाय द एजेंट टू द कस्टमर इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल के नाम से इनवॉइस कट रहा है, क्या पैरा 3 लगेगा? नहीं लगेगा। और अगर एजेंट के नाम से इनवॉइस कट रहा है, क्या पैरा 3 लगेगा? यस लगेगा। ये पूरा क्रक्स निकल के आ रहा है, ये पूरा क्रक्स निकल के आ रहा है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आती हैं। ठीक है, अब ये लास्ट एग्जांपल है, मुझे बता दो बस। लो जी, लास्ट एग्जांपल है, फिर हम क्लास पैक करेंगे। फिर हम क्लास पैक करेंगे सारे बच्चे। ओए 5 मिनट बैठ जा चुप करके बेटे, 5 मिनट से पहले चला मत जाइयो। लास्ट एग्जांपल है, खत्म करके जाना है। लाइक कर दिया? नहीं किया? कर दियो। खत्म होते ही कमेंट कर दियो भाई बढ़िया सा। अगर तेरे को लगता है, तुम्हें लगता है, आपको लगता है, मजा आता है तुम्हें जीएसटी पढ़ के, तुम्हारे खून में जीएसटी मिक्स हो रहा है ऐसा तुम्हें लग रहा है, तो दिल खोल के कमेंट कर देना। बट क्लास तो करूंगा प्राइवेट, 2-3 घंटे में प्राइवेट कर दूंगा भाई। यहां पे लाइव जो आके बैठेगा उसी को मजा आएगा, बस ये पर ध्यान दो। अब एग्जांपल देखो यहां पे जल्दी, इधर देखो ध्यान से। प्रशांत अभी देखते हैं जी। अब एक बार यहां पे चेक करो, होंडा लिमिटेड है जी, होंडा लिमिटेड है, शोरूम ऑफ कार, ये कस्टमर है, ये मान लो मिस्टर वीजी है। सारे बच्चे, होंडा लिमिटेड ने प्लीज कार ट्रांसफर कर दी विदाउट कंसीडरेशन।
अब बहुत ध्यान सुनना, अब ये सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा, इसका इसको गाड़ी ट्रांसफर करना, सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा, ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? केस नंबर 1, सप्लाई बिटवीन मिस्टर वीजी टू कस्टमर एंड इनवॉइस इशूड विद द नेम ऑफ होंडा लिमिटेड। सारे बच्चे बोल देना, वीजी ने कस्टमर को गाड़ी बेची है और इनवॉइस काटा होंडा के नाम पे। आंसर दे दो यार, आंसर दे दो फटाफट से भाई, मैं नहीं आंसर दूंगा भाई। वीजी ने मैंने कस्टमर को गाड़ी बेची, इनवॉइस काटा होंडा के नाम से, अपने नाम से नहीं काटा, अपने नाम से नहीं काटा इनवॉइस मैंने। सारे बच्चे बोल दो, क्या यहां पैरा 3 लगेगा? क्या यहां पैरा 3 लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। देखो यहां पे लिखा है नोट कवर अंडर पैरा 3, इट मींस होंडा लिमिटेड जो है ये सप्लाई बनेगी होंडा लिमिटेड टू मिस्टर वीजी। यहां पे सप्लाई नहीं बनेगी, एक सिर्फ सप्लाई बनेगी होंडा टू कस्टमर, एक सप्लाई बनेगी होंडा टू कस्टमर सप्लाई बनेगी, मिस्टर वीजी वाली सप्लाई बीच में नहीं बनेगी। अच्छा, अगर सप्लाई बिटवीन मिस्टर वीजी टू कस्टमर एंड इनवॉइस इशूड इन द नेम ऑफ मिस्टर वीजी, अब मिस्टर वीजी ने अपने नाम से इनवॉइस काटा, अब बताओ मेरे को जी। यस, पैरा 3 शैल अप्लाई, 2 सप्लाई बनेगी, होंडा टू मिस्टर वीजी पैरा 3 और वीजी टू कस्टमर बनेगी 7(1)(a) के अंदर, तो यहां पे 2 सप्लाई बनेगी। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। डन, लॉक कर दे जी, पक्का पक्का। तो क्रक्स बताओ जी, सारे बच्चे बस क्रक्स बोल के चले जाओ, सारे बच्चे क्रक्स बोलो और चले जाओ। बताओ पैरा 3 कब लगाना है? बोलो मेरे बच्चे फटाफट से बोलो, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पैरा 3 कब लगाना है? पैरा 3 सिर्फ तब लगाना है अगर एजेंट अपने नाम से इनवॉइस काटेगा, तो पैरा 3 की वहां पर बात होगी, तभी उसको एजेंट बोलेंगे। अगर वो अपने नाम से इनवॉइस नहीं काटेगा तो वहां पर पैरा 3 एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। बट सर फॉर एनी डिफॉल्ट लाइबल तो आप ही होंगे ना? ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर मान लो एजेंट अपने नाम से इनवॉइस काट रहा है तो एजेंट की अलग आइडेंटिटी है, तो कुछ भी होगा कस्टमर एजेंट को पकड़ेगा। अगर वो इनवॉइस काट रहा है होंडा के नाम से, फिर वो होंडा को पकड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? गौरव रिफ्रेश करोगे आपको समझ में आएंगे जी। ठीक है, चलो जी, पक्का पक्का लॉक कर दे रही। सर दोनों सप्लाई में क्या डिफरेंस है? बहुत अरे कैसे बात कर दी सिमरन, क्या डिफरेंस है नालायक? जो प्रिंसिपल टू एजेंट वाली है वो सप्लाई बन रही है 7(1)(c) पैरा 3 में, जो एजेंट टू कस्टमर वाली है वो सप्लाई बन रही है 7(1)(a) में। वो विद कंसीडरेशन है, पीछे वाली विदाउट कंसीडरेशन है। होंडा ने मेरे को गाड़ियां दी विदाउट कंसीडरेशन, ये 7(1)(c) की बात हो रही है। मैंने गाड़ी बेची विद कंसीडरेशन, ये 7(1)(a) की बात हो रही है। तो दोनों में डिफरेंस है। आप इस एग्जांपल को ध्यान से मेरे बच्चे देखो, यहां पे विदाउट कंसीडरेशन है, यहां पर विद है। तो ये सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि ये जब आगे बेच रहा है ये इनवॉइस किसके नाम से काट रहा है। अगर इनवॉइस काट रहा है होंडा के नाम से तो इसका तो मतलब ही नहीं है, और अगर इनवॉइस काट रहा है अपने नाम से तो ये वाला सप्लाई अलग बनेगा और ये वाला सप्लाई अलग बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? चलो ऋषिकेश, वो कंपनी लॉ में होता होगा, कंपनी एक्ट के प्रोविजन यहां पर एप्लीकेबल नहीं करने चाहिए। ठीक है, चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात हम करेंगे अब कल वाली क्लास में। कल हम फाइनली अब क्या करेंगे, कल हम 7(1) कैपिटल ए स्टार्ट कर देंगे, सबसे जबरदस्त, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे धांसू, जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। बहुत बढ़िया तरीके से आपको रिवाइज करवा दूंगा 7(1) कैपिटल ए, बट क्लास आपने लाइव ही अटेंड करनी है, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, अब सारे के सारे बच्चे इसको लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे जो अगर आपको अच्छी लगती है। 2 घंटे तक इस वीडियो को मैं पब्लिक रखूंगा, फिर मैं प्राइवेट कर दूंगा। अब ये मत कहना पब्लिक कर देना, क्योंकि जो बच्चे लाइव नहीं आ रहे हैं ये उनकी गलती है। ठीक है, कल सुबह हमारा सुदर्शन बैच 7:45 पे, सारे बच्चे लाइव पहुंच जाना। जिनको भी कैपिटल गेन में दिक्कत है या क्वेश्चंस में दिक्कत है, कल से हमारे कैपिटल गेन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो होपफुली आप सारे के सारे बच्चे कल सुबह लाइव पहुंचेंगे सुदर्शन बैच के अंदर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ठीक है जी, चलो ये लो जाते थे डमरू सुन लो जी, ये लो। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।